जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अल फरूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर बैदुर रहमान और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक में हम चैप्टर नंबर 6 किंगडम ऑनरा स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन और एंटीबायोटिक्स का रोल और मिसयूज देखा था कि किस तरीके से होता है और उसको डिटेल से पढ़ा था कि क्या हिस्ट्री थी वैक्सीनेशन डिस्कवर होने की और एंटीबायोटिक्स को किस तरीके से यूज करना है और अगर उनका मिस यूज होगा तो क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे। आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू करना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि बैक्टीरिया असल में है कैसा, बैक्टीरिया के सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, अब जो बैक्टीरियल सेल है वो भी एक सेल है और लेकिन है प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने जिस तरह से चैप्टर नंबर 4 में सेल पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, तो जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे सारे वहां पर ऑर्गेनेलिज वो यहाँ पर भी होंगे, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे। जिस तरह साइटोप्लाज्म था यहाँ भी साइटोप्लाज्म होगा, वहां पे न्यूक्लियस था यहाँ पे न्यूक्लियोइड होगा, उनके उधर भी सेल वॉल थी यहाँ भी सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन थी सेल मेम्ब्रेन होगी, यानी बहुत सारी बातें जो कि ओवरलैप करेंगी, राइबोसोम्स हो गए ओवरलैप करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो नहीं है, न्यू है, जो कि बैक्टीरिया की और प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, अब उसमें से हम जब स्ट्रक्चर को शुरू करेंगे बैक्टीरियल सेल के, सबसे पहले हम बैक्टीरिया को बाहर से अंदर जाएंगे, तो जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो है बैक्टीरियल सेल एनवेलप, जो कि उसकी आउटर कवरिंग है, द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जिसने बैक्टीरिया को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बैक्टीरियल सेल को कंसीडर करें और जो लिविंग पार्ट है बैक्टीरियल सेल का उसको कंसीडर करें तो हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड। यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो जो कुछ है, सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अगर एनिमल सेल की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं और अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। बैक्टीरिया में जो सा मर्जी कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, आपकी मर्जी है। तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो कवरिंग्स हैं जो कि बैक्टीरिया का एनवेलप बना रहे हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन काउंट नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो लेयर्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल की कवरिंग बना रहे हैं उसको बोलेंगे द एनवेलप। और वो तीन चीजें हैं जो कि बैक्टीरियल सेल की कवरिंग बना रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है, एक है कैप्सूल, एक है स्लाइम और एक है सेल वॉल। ठीक है, तीन चीजें हैं। अगर हम बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे पहले आएगा स्लाइम। स्लाइम को भी अक्सर कभी स्लाइम कैप्सूल कह देते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा कैप्सूल और तीसरे नंबर पे आएगी सेल वॉल और फिर सेल वॉल के अंदर आएगी सेल मेम्ब्रेन। अभी जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन की भी दो लेयर्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन इज अ बायलेयर, इसकी दो मेम्ब्रेन है, जिसमें हमने अक्सर पढ़ा था कि न्यूक्लियर इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। उसी तरीके से जो इनकी सेल मेम्ब्रेन दैट इज आल्सो डबल डबल लेयर्ड बायलेयर है। एक आउटर मेम्ब्रेन है जो बाहर वाली होगी उसको कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली होगी उसे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। OM आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन IM। ठीक है, तो ये दो मेम्ब्रेन्स होंगी, जो कि सेल मेम्ब्रेन भी दो हैं। तो आज हमने जो है ना वो डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया का स्लाइम कैसा है, कैप्सूल कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्या फंक्शन है, रोल क्या प्ले करेगा, और सेल वॉल क्या है, और बैक्टीरिया को सेल वॉल की बेस पर कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था कि प्लांट्स की सेल वॉल मिलकर बनती है सेलुलोज से, और फंजाई की सेल वॉल मिलकर बनती है काइटिन से, और बैक्टीरिया की और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल मिलकर बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। इसका दूसरा नाम था म्यूरिन, जो कि चैप्टर नंबर 4 के एंड में हमने जब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देखा तो उसमें लास्ट लाइन में म्यूरिन के पेप्टिडोग्लाइकेन की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई थी कि ये क्या है। ठीक है, पेप्टिडो और ग्लाइकेन दो पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो हम उसको आज डिटेल से देखेंगे कि कौन सी सेल वॉल में किस तरह से डिफरेंस किया हुआ है और क्या क्या फीचर्स हैं, जो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो जो ये सेल वॉल वाला पार्ट है और जो इनका कंपैरिजन है ये लॉन्ग में भी आता है और इनमें से मल्टीपल एमसीक्यूज बन सकते हैं छोटे छोटे, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का फायदा क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, और ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह, और इनको फायदा क्या है इसको पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंशिएट करने का भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं बुक में, एक स्लाइम और एक कैप्सूल। ये दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों सिमिलर है, दोनों की केमिकल कंपोजिशन भी सिमिलर है, दोनों की जो है ना वो फंक्शन भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, उसको हम देख लेते हैं और इसको हम पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। कुछ बुक्स जो पुरानी थी उनमें टेक्स्ट और तरीके से लिखा हुआ था, जो न्यू बुक्स हैं उनमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास की पुरानी बुक है किसी बच्चे के पास, तो वो न्यू बुक में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कैप्सूल और स्लाइम का वो देख के लिख ले, क्योंकि ये पुरानी बुक्स पे थी वो उसमें, क्योंकि दोनों में ओवरलैपिंग बहुत है स्लाइम और कैप्सूल में, तो वो जरा थोड़ा सा इधर का उधर और उधर का इधर किया हुआ था, अब उन्होंने फिर से शफल कर दिया, चेंज कर दिया, तो फिर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम स्लाइम को डिस्कस करते हैं, हम बाहर से अंदर आएंगे तो स्लाइम को डिस्कस कर लेते हैं। बुक में चूंकि पहले कैप्सूल लिखा है इसलिए मैंने भी कैप्सूल पहले लिख दिया। स्लाइम को डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइम का मतलब होता है स्लाइमी, स्लाइमी स्लिपरी, स्लाइमी मीन स्लिपरी। तो ये स्लाइम है, ये भी एक कैप्सूल है जो सबसे बाहर बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल वॉल में, बैक्टीरियल सेल एनवेलप में सबसे बाहर होगा, बाहर की तरफ होगा। और जो ये स्लाइम है किससे मिलकर बनता है? सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद, कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, सब में नहीं होता। सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की लेयर है, लूजली अटैच, सेल के साथ टाइटली अटैच नहीं है। अगर हम इसको वॉश अवे करेंगे तो ये वॉश अवे हो जाएगा, धुल जाएगा, उतर जाएगा बैक्टीरिया से। स्लाइम इतना टाइटली अटैच नहीं है बैक्टीरिया के साथ, वॉश अवे हो सकता है, उतर सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं लूज
सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक नहीं है, वाटर रिपेलिंग नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है। लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ किससे मिलके बने? मैक्रोमोलिक्यूल से। ऑब्वियसली बात है, माइक्रोमोलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं ना, तो ये जितने भी कंपाउंड्स है बड़े बड़े, पॉलीसेकेराइड्स, पोली पोली पोली, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स ही होते हैं। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स लिखा नहीं है, लेकिन मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स ही होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं कि आपने पढ़ा मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, यानी शुगर्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। Some bacteria are covered with a layer that is a loose soluble shield of macromolecules. Macromolecules की एक शील्ड है, एक दीवार है, जो कि इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी। कॉल्ड अ स्लाइम कैप्सूल। देखो इसको भी कैप्सूल कह देते हैं, स्लाइम कैप्सूल कह देते हैं। ये क्या करेगा? जिन बैक्टीरिया के पास, सम बैक्टीरिया के पास है ना ये, जिन बैक्टीरिया के पास ये स्लाइम होगा, वो ज्यादा डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे और वो ज्यादा उनकी पैथोजेनिसिटी होगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि पैथोजेनिसिटी का मतलब है डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी, इनको ज्यादा डिजीज कॉजिंग एबिलिटी सप्लाई करेगी, प्रोवाइड करेगा स्लाइम। क्यों? प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट द फेगोसाइटोसिस, क्योंकि बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस के खिलाफ प्रोटेक्ट करेगा। होता क्या है? होता ही है कि बैक्टीरिया जाते हैं, बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के जो डब्ल्यूबीसीज हैं, न्यूट्रोफिल्स, और जो बड़े बड़े सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स, वो इनगल्फ करने के लिए आते हैं। वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं और खा जाते हैं, और खाने के बाद तोड़ देते हैं। ये जो बैक्टीरियल सेल को इनगल्फ कर लिया हमारे बड़े बड़े सेल्स ने, मैक्रोफेजेस, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगो मींस ईटिंग, साइटो मींस सेल्स, इज प्रोसेस, द ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। तो इसके जरिए हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं वो 10 से 20 बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सकते हैं, 5 से 10 को, और जो मैक्रोफेजेस हैं वो 50 से 100 बैक्टीरिया को इकट्ठे इनगल्फ कर सकते हैं एक साथ। तो ये फेगोसाइटोसिस। जो स्लाइम कैप्सूल है, चूंकि लूज है, सॉल्युबल है, स्लिपरी है, तो जैसे ही बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के आता है तो ये स्लिप होकर चले जाते हैं। स्लाइम जो है ना, वो बैक्टीरिया को स्लिप कर देता है, वो उसको इतनी आसानी से फेगोसाइटोज नहीं होने देता। हो जाएगा फिर भी फेगोसाइटोज, ये नहीं है इसका मतलब कि अगर किसी के ऊपर स्लाइम आ गया बैक्टीरिया के ऊपर, तो हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल फारेगा उसके अगेंस्ट, हमारे डब्ल्यूबीसी को इनगल्फ कर ही नहीं सकेंगे कभी, लेकिन मुश्किल होगी, मुश्किल होगी। तो प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी, ज्यादा डिजीज कॉजिंग एबिलिटी दे देता है स्लाइम बैक्टीरिया को। क्यों? इसलिए क्योंकि वो फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता सेल से। बैक्टीरियल सेल उसको खा ही नहीं, हमारा इंसान का इम्यूनिटी का सेल डब्ल्यूबीसी उसे खा ही नहीं पाता बेचारा बैक्टीरिया को, क्योंकि वो स्लिप होकर चला जाता है। तो स्लाइम क्या है जी? स्लाइम, सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की एक लूज सॉल्युबल शील्ड है, कॉल्ड अ स्लाइम कैप्सूल। ये क्या करती है? फंक्शन क्या है इसका? रोल क्या है? किरदार क्या है? प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी, ज्यादा डिजीज कॉजिंग एबिलिटी हो जाएगी उन बैक्टीरिया के पास जिनके पास स्लाइम होगा। क्यों? बिकॉज प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट द फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी बैक्टीरिया को। अब हम स्लाइम से अंदर आएंगे तो कैप्सूल आएगा, एक और कैप्सूल आएगा। अब ये जो कैप्सूल है, दिस इज नॉट लूजली अटैच्ड, ये लूजली अटैच नहीं है, बल्कि टाइटली अटैच्ड है सेल वॉल के साथ। क्योंकि अब कैप्सूल से अंदर आएंगे तो क्या आएगी? सेल वॉल। स्लाइम, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। स्लाइम, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब कैप्सूल के बाद क्या? सेल वॉल। तो ये सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच होगा कैप्सूल, और ये जरा मोटा होगा और थिक होगा, और इसकी इस तरह की नेचर होगी। और ये मैं बताता हूँ कि कैप्सूल में क्या क्या फर्क है स्लाइम में। स्लाइम में एक बात मुझे याद है कि लूज सॉल्युबल शीट होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का। तो जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, रंगते हैं ना, क्योंकि माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को वैसे देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, सेल्स नजर नहीं आते। इसलिए हम स्टेन करते हैं बैक्टीरिया को देखने के लिए, ताकि वो हमें कलर नजर आ जाए बैक्टीरिया का। कोई भी स्टेन वो हम किस तरह स्टेन करते हैं बताता हूँ आपको। तो जो हम स्टेन करते थे ना बैक्टीरिया को, तो जो उसका स्लाइम होता है ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, फ्लफी फ्लफी सा, क्लाउडी क्लाउडी सा नजर आता है। बिल्कुल आप क्लाउड समझ रहे हैं, इस तरह से क्लाउड्स नजर आते हैं ना आपको, उस तरीके से इसका जो है स्लाइम बिल्कुल नजर आता है कैप्सूल। ठीक है, तो अब आ जाए जी कैप्सूल के ऊपर। कैप्सूल क्या है जी? कैप्सूल का पहले इसका केमिकल कंपोजिशन देख लें किससे मिलकर बना हुआ है। कैप्सूल इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट। ये भी पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना था, मैक्रोमोलिक्यूल से, लेकिन आपने इसमें इस तरह लिखना है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स। दिस इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स। कोई भी पॉलीसेकेराइड यूनिट होगा, जिस तरह स्टार्च आपने पॉलीसेकेराइड पढ़ी, ग्लाइकोजन पढ़ी, इस तरह से डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं। वो पॉलीसेकेराइड का एक यूनिट है जो कि रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, पॉलीसेकेराइड यूनिट्स रिपीट होते जा रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत साथ प्रोटीन्स भी होंगी, मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स और ऑफ प्रोटीन्स, मोस्टली एंड ऑफ साथ ही होते हैं, एंड प्रोटीन्स और बोथ दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, और साथ में प्रोटीन्स अटैच्ड हैं उनके साथ। तो ये दोनों चीजें केमिकल कंपोजिशन में आ रही हैं कैप्सूल की। क्या करेगा ये? अब लूजली अटैच नहीं है, ये कैसा है? टाइटली बाउंड सेल। ये सेल वॉल के साथ और सेल के साथ टाइटली बाउंड है, लिंक्ड है। क्या करेगा? इट हैज थिकर, ये मोटा है, थिकर है, गमी नेचर। गमी नेचर, गम क्या होती है? गोंद। गोंद क्या होती है? ग्लू। ग्लू क्या होती है? जो चिपकाती है। ठीक है, गमी नेचर, यानी स्टिकी नेचर है, चिपचिपा है ये। ठीक है, इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, जो जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, उसको क्या बना देते हैं? चिपचिपा बना देते हैं, स्टिकी बना देते हैं। क्यों? ताकि बैक्टीरिया इंसान की बॉडी में, ब्लड के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर और सेल्स में, टिश्यूज के साथ चिपक सके, अटैच कर सके सर्फेसिस के साथ। टिश्यू के साथ अटैच करेगा तभी तो इन्फेक्शन करेगा और टिश्यू को डैमेज करेगा। तो बैक्टीरिया चाहता है कि मैं सर्फेस के साथ चिपक जाऊं, अटैच हो जाऊं। उसको अटैच होने में जो है ना वो हेल्प करेगा ये जो कैप्सूल है। तो कैप्सूल इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स और ऑफ प्रोटीन्स और ऑफ बोथ,
एंड इज टाइटली बाउंड टू द सेल एंड हैज थिकर गमी नेचर, मोटी मोटी है और गमी नेचर है, जरा स्टिकी अपीयरेंस है, दैट गिव्स स्टिकी कैरेक्टर टू द कॉलोनी टू द एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होगा उनको बोलेंगे एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और जिनके पास कैप्सूल नहीं होगा उनको बोलेंगे नॉन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका भी काम क्या है, इट प्रोवाइड्स पैथोजेनिसिटी। ये भी बैक्टीरिया की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। वो कैसे ज्यादा कर देगा, बैक्टीरिया को कैप्सूल क्या करेगा कि इसको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, बैक्टीरिया की डेजिकेशन नहीं होने देगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, वाटर लॉस नहीं होने देगा बॉडी से। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस नहीं होने देगा, क्योंकि कैप्सूल है, कैप्सूल भी और स्लाइम दोनों क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, और जब हमारे सेल्स आते हैं फेगोसाइटोसिस करने के लिए तो स्लिप हो जाता है बैक्टीरिया और फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता। तो ये दोनों कैप्सूल और स्लाइम मिलके क्या करते हैं कि बैक्टीरियल सेल की पैथोजेनिसिटी को बढ़ाते हैं। दो काम पैथोजेनिसिटी बढ़ गई, एक तो डेजिकेशन डिहाइड्रेशन नहीं होने देता कैप्सूल, दूसरा फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता, तीसरा इसको हमारे सेल्स के साथ और बॉडी सरफेस के साथ अटैच करने में, सेल के सरफेस का अटैच करने में हेल्प करता है। तो स्टिकी है ना, स्टिकी है, गमी अपीयरेंस है, तो सेल सरफेस लगने में, अटैच करने में हेल्प करता है और साथ में इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करता है। इसलिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, पैथोजेनिसिटी को बढ़ा रहे हैं। फर्क क्या है, ये लूज है, ये टाइटली बाउंड है, ये भी पॉलीसेकेराइड है, ये भी पॉलीसेकेराइड, लेकिन आपके क्या मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, ये भी पैथोजेनिसिटी दे रहा है, ये भी पैथोजेनिसिटी दे रहा है। ठीक है, ये बहुत कम बैक्टीरियाज में होता है, सब में नहीं होता ये, लेकिन मोस्टली बैक्टीरियाज में कैप्सूल होता है, अगेन सब में ये भी नहीं होता। ठीक है, एंड इट हैज थिकर गमी नेचर दैट गिव्स स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक। ये स्टिकी होता है, गमी होता है, ये नहीं होता। ठीक है, एंड टाइटली बाउंड टू द सेल होता है, ये नहीं होता, ये लूजली बाउंड होता है। ये सारी जो है ना इसकी फीचर्स हैं, ये सारा कुछ आपने देख लेना है, कैप्सूल और स्लाइम। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेल वॉल के ऊपर, कि सेल वॉल कैसी है बैक्टीरिया की। तो सेल वॉल के बारे में पढ़ने से पहले ये बात देख लेनी है कि पहले स्लाइम आएगा, फिर कैप्सूल आएगा और फिर क्या आएगा, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल, कैप्सूल और स्लाइम है, ये तीनों लेयर्स को हम इनर्ट कहते हैं, इन तीनों लेयर्स को हम डेड समझते हैं, यानी ये सेल का लिविंग मैटर नहीं है। जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है ना, बॉडी का, सेल की बॉडी खुद सिक्रीट करती है इन लेयर्स को बाहर। स्लाइम सिक्रीट करती है, कैप्सूल सिक्रीट करती है, सेल वॉल सिक्रीट करती है, खुद से सिक्रीट करती है सारी। ठीक है, और हमने अब ये देखना है सेल वॉल में कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, और ये ग्राम क्या है और ये क्या हिसाब है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको देखना। सेल वॉल कहां पे है जी, बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। बीनीथ एक्स्ट्रा, ये सेल से बाहर थे, क्या क्या, स्लाइम और कैप्सूल। कहता है इन एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस से अंदर है सेल वॉल, बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, यानी बीनीथ द कैप्सूल एंड एक्सटर्नल टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। यानी अगर सबसे बाहर वाली लेयर हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगी स्लाइम, उसके बाद अंदर वाली लेयर ड्रॉ करें ये होगी कैप्सूल, और उसके बाद अंदर वाली लेयर ड्रॉ करें ये होगी सेल वॉल, और फिर उससे अंदर वाली लेयर ड्रॉ करें तो ये होगी सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है ये कहां पे है, इनर टू द बीनीथ, नीचे है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्फेसिस के, और सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ है। तो बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस एंड सर्फेसिस एंड एक्सटर्नल टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से बाहर है और एक्सटर्नल सब्सटेंसेस से अंदर है। ये क्या करती है, सेल वॉल क्या करती है, डिटरमिन्स द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। सेल वॉल हर सेल में क्या कर रही होती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, सेल को, उससे जो है ना वो शेप दे रही होती है, उसे प्रॉपर एक उसमें सेल को प्रॉपर एक शेप में लेके आ रही होती है। इट डिटरमिन्स द शेप। ठीक है, दूसरा क्या फायदा है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस। जो एनिमल सेल है ना, उसको हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें ना, तो पानी सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा एनिमल सेल के अंदर, फिर एक टाइम आएगा कि एनिमल सेल में पानी जा जाके वो फट जाएगा, ठा। क्यों, इस तरह गुब्बारे में हवा भरते रहते फिर टाइम आता है गुब्बारा फट जाता है। इसी तरीके से एनिमल सेल फट जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती। लेकिन प्लांट सेल को अगर हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो प्लांट सेल में पानी जाएगा, लेकिन प्लांट सेल रप्चर नहीं होगा, बर्स्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल के इर्द गिर्द क्या है, सेल वॉल। इसी तरीके से जो बैक्टीरियल सेल है इसके इर्द गिर्द तो है ना सेल वॉल, तो बैक्टीरियल सेल भी रप्चर नहीं होगा, बर्स्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फटेगा नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल। तो अगर पानी अंदर जाने से सेल के सेल फट जाए, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक का मतलब है पानी, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो पानी के अंदर जाने से, एक्स्ट्रा पानी सेल में आने से सेल के फट जाने को ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। लेकिन सेल वॉल दोनों काम नहीं होने देगी, ना तो ऑस्मोटिक लाइसिस होने देगी और उसकी शेप को भी मेंटेन रखेगी। सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, हाँ ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। एक ग्रुप जीनस याद रखना है आपने जिनके पास सेल वॉल नहीं है, एमसीक्यू में आएगा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास। ये माइकोप्लाज्मास ये जीनस है, पूरा बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे माइकोप्लाज्मास बैक्टीरियाज हैं। तो सारे माइकोप्लाज्मास के पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास जो है ना वो सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन होगी और अंदर बैक्टीरिया के अंदर सारी चीजें होंगी, लेकिन सेल वॉल इनके पास, माइकोप्लाज्मास के पास नहीं होगी। मोस्टली सेल्स को जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है तो हम उसको स्टेन करते हैं, सेल्स को रंगते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें नजर आ जाए। कोई भी कलर हो, ब्लू हो, पर्पल हो, पिंक हो, कोई भी कलर हो, हम उसको स्टेन करते हैं सेल्स को, ताकि वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आए। अदरवाइज ट्रांसपेरेंट सेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे देखना बहुत मुश्किल है। तो बैक्टीरिया को भी इस तरह से स्टेन करेंगे। तो जो टेक्निक बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो उसको बोलेंगे स्टेनिंग टेक्निक। और जो स्टेनिंग टेक्निक है वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, इसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम।
क्रिश्चियन, जो आम क्रिश्चियन वाली स्पेलिंग है, क्रिश्चियन ग्राम उस बंदे का नाम था, तो इसलिए हमने इस स्टेनिंग टेक्निक का नाम रख दिया ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। क्या नाम रख दिया? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में जो बैक्टीरिया ग्राम का स्टेन जो वो देना चाह रहा था बैक्टीरिया को, वो जो ले लेंगे बैक्टीरिया स्टेन, उनको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन्होंने स्टेन ले लिया। और जो स्टेन नहीं लेंगे, नई कलर नहीं आएगा उनके अंदर, उनको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो कलर हम डालेंगे बैक्टीरिया को रंगने के लिए, उसको बोलेंगे डाई। जिस तरह आप दुपट्टा रंगवाने जाते हैं कलर मैच करा के, उसे क्या कहते हैं? डाई, DYE, डाई, ठीक है। तो दैट इज डाई, दैट इज कलर, दैट इज जो कि रंगने में इस्तेमाल होगा, वो कलर जो हम डालेंगे बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है, ये मेथड है, इसका मैं सारे स्टेप्स आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमने करना है। अगर मुझे यहाँ कोई तस्वीर मिली तो वो भी मैं अटैच कर दूंगा, अगर कोई वीडियो मिली तो वो भी अटैच कर दूंगा। The Gram stain is the most widely employed staining method in microbiology. It is a differential stain because it divides bacteria into two classes, gram-positive and gram-negative. In the first step of the Gram stain procedure, cells from a fresh culture are transferred to a clean slide and allowed to dry. If the cells are on an agar plate, they should first be transferred to a liquid medium for dilution. The cells should form a thin, barely visible film. This can be achieved by smearing cells obtained from the surface of an agar medium or from a liquid culture. Fresh cultures must be used because as cells age, they lose their ability to retain the stain. The cells are then fixed to the slide by passing slightly above the flame of a Bunsen burner. After passing above the flame, the slide should feel warm when touched to the back of the hand, but should not be too hot. The fixed cells are then stained with the basic dye, crystal violet, for 30 to 40 seconds. The slide is then rinsed with water to remove excess stain. At this point, all cells appear purple under the microscope. Next, a solution of Gram's iodine is added and retained on the slide for about 1 minute. The iodine combines with the crystal violet to form a di-iodine complex, thereby decreasing its solubility within the cell. At this point, the cells still appear purple. The cells are then decolorized by washing with ethanol or acetone. This is the differential step. Gram-positive bacteria retain the crystal violet, whereas gram-negative bacteria do not. The ethanol or acetone should be added drop-wise, with the slide tilted at an angle until the drop coming off the edge of the slide just starts to become colorless. Even gram-positive cells can lose the crystal violet iodine complex during prolonged excessive decoloration. Excess ethanol is then washed off with water. When viewed under the microscope, gram-positive cells appear purple and gram-negative cells are colorless. Finally, the rinsed cells are covered with the counterstain safranin for 20 to 30 seconds. This stains the gram-negative bacteria pink. After rinsing with water, the slide is dried with filter paper. When viewed microscopically, the gram-positive bacteria are purple and the gram-negative bacteria are pink. Generally, the Gram stain correlates with the cell wall structure among the bacteria. The ethanol is thought to shrink the thick peptidoglycan in gram-positive cells, thus retaining the dye. The thick, dehydrated peptidoglycan layer of gram-positive bacteria appears to be a permeability barrier, preventing the loss of the crystal violet iodine complex. In contrast, the peptidoglycan in gram-negative bacteria is very thin and has large pores. Ethanol may extract lipids and increase the porosity, thus removing the crystal violet iodine complex. हमने करना है कि हमने बैक्टीरिया को देखने के लिए बैक्टीरिया को रंगना है। रंगने के लिए हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है वो हम लेंगे। किस तरह से? एक स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड आपने देखी है 10th क्लास के एक्सपेरिमेंट से। हमारे पास एक वायर होती है, लूप वायर, उसको हम जो है ना वो अटैच बैक्टीरिया से उसको उठाते हैं, कल्चर जहां भी लैब में कल्चर किया होता है बैक्टीरिया को वहां से उठाते हैं और उस बैक्टीरिया को स्लाइड के ऊपर रखते हैं। बैक्टीरिया को स्लाइड के ऊपर रखने के बाद हम बैक्टीरिया को हल्का सा बैक्टीरिया को साइड पे रखते हैं, उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं। पहले एक आधा ड्रॉप पानी का डाल देते हैं, पानी का ड्रॉप डाल के बैक्टीरिया को रख के उसको स्लाइड के ऊपर रखते हैं और फिर इस पानी के ऊपर से ना एक फ्लेम जला के बंसन बर्नर पे चला लें, कोई किसी स्पिरिट लैंप पे चला लें और फ्लेम में से ना हल्का सा 1 दफा 2 दफा 3 दफा ना उसको गुजार देते हैं बैक्टीरिया को स्लाइड से। नहीं, ये ऊपर ये फ्रेम है नीचे
और ये फ्लेम चल रहा है तो स्लाइड ऊपर बैक्टीरिया है स्लाइड के और नीचे से स्लाइड को ऐसे ऐसे हल्का सा गर्म कर देते हैं, 3 दफा गुजार देते हैं ऑलमोस्ट 1-1 सेकंड के लिए। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो स्लाइड के ऊपर फिक्स हो जाते हैं, बैक्टीरिया फिर हिलते नहीं है, हीट करने से जरा वो पक्के जरा स्लाइड उसको पकड़ लेती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम उसके ऊपर एक डाई डालनी है, उस डाई का नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। क्या नाम है डाई का? क्रिस्टल वॉयलेट। यहाँ मैंने कहीं लिखा है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स तो लिखा है मैंने, लेकिन पूरा नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो प्राइमरी डाई हम डालेंगे, जो पहली डाई डालेंगे उसका मैं नाम यहाँ पे लिख दूंगा, उसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट किस कलर का होगा? वॉयलेट कलर का, ऑब्वियसली बात है, पर्पल कलर की डाई है जो कि हम डालेंगे बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर, उसे बोलेंगे क्रिस्टल वॉयलेट। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CV। क्रिस्टल वॉयलेट के ड्रॉप्स डालेंगे उसके ऊपर, 1-2 ड्रॉप्स डालेंगे और फिर उसके बाद इंतजार करेंगे 1 मिनट का कि बैक्टीरियल सेल में वो डाई चली जाए, वो कलर बैक्टीरियल सेल अपटेक कर ले। क्रिस्टल वॉयलेट जब उसके अंदर चला जाएगा 1 मिनट के बाद, हम उसको पानी से वॉश कर देंगे। स्लाइड को पानी से किस तरह से भी वॉश किया जा सकता है, या तो आप उसको नलके के नीचे हल्का सा नलके के नीचे रख लो ऐसे टेढ़ा करके कि ऊपर सारा स्टेन बह जाए, इस तरह नहीं कि बिल्कुल धो देना जिस तरह बर्तन धोते हैं, वो बैक्टीरिया भी उतर जाएंगे। हल्का सा ऐसे करके स्लाइड कर दो कि पानी ऊपर से बह जाए तो रंग निकल जाए, क्रिस्टल वॉयलेट निकल जाए, जो ऊपर ऊपर लगा हुआ है वो निकल जाए। जो सेल के अंदर चला गया वो तो नहीं निकलेगा इतनी आसानी से, वो बस ऊपर वाला बह जाए। या फिर एक बीकर में पानी लें, उसमें स्लाइड डिप करें, ऐसे ऐसे करके निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि यार वो स्लाइड साफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्रिस्टल वॉयलेट निकल गया, उसके बाद क्या करना है, आपने 1 मिनट के बाद डालना है आयोडीन। आयोडीन के ड्रॉप्स डालने, ठीक है, आयोडीन के ड्रॉप्स डालें। आयोडीन सोल्यूशन मिलता है, आपने आयोडीन सोल्यूशन आपने देखा भी है ब्राउन कलर का, वो आयोडीन ड्रॉप्स डाल दिया। आयोडीन ड्रॉप्स डाल के फिर 1 मिनट इंतजार करना है, 1 से 1.5 मिनट इंतजार करना है, उसके बाद फिर आयोडीन को गिरा देना है, आयोडीन को भी वॉश कर देना। आयोडीन को भी वॉश कर दिया, अब आयोडीन को भी आपने वॉश कर दिया। आयोडीन को वॉश करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब इस वॉश करने से पहले आप ये समझ लो कि हुआ क्या है। क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का आपस में मिल गए और क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इस कॉम्प्लेक्स का? CVI कॉम्प्लेक्स। आपकी बुक में लिखा हुआ है CV1, वो 1 नहीं है, वो I है। क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। अब ये क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डालेंगे डीकलराइजर। डीकलराइजर का मतलब यह है कि हम इस कलर को बैक्टीरिया के अंदर जो चला गया क्रिस्टल वॉयलेट, इसको वॉश करना चाहते हैं बैक्टीरिया से। अब हमने देखना है कि ये कलर वॉश होता है कि नहीं होता। वो जो डीकलराइजर है वो हम क्या यूज करते हैं, या तो अल्कोहल के ड्रॉप्स डाल देते हैं या फिर एसीटोन के ड्रॉप्स डाल देते हैं। स्लाइड के ऊपर एसीटोन के ड्रॉप्स डाल देते हैं या फिर अल्कोहल के ड्रॉप्स डाल देते हैं। ऐसे स्लाइड को टेढ़ा करेंगे और एक ड्रॉपर से अल्कोहल को स्लाइड के ऊपर डालेंगे, रन करेंगे ताकि अल्कोहल या एसीटोन उसके ऊपर जो अंदर कलर है बैक्टीरिया का उसको वॉश अवे कर दे। अब देखना है होता है कि नहीं होता। अगर तो एसीटोन ने इस कलर को वॉश अवे नहीं किया तो बैक्टीरिया आपको किस कलर के नजर आएंगे? जिस कलर की डाई डाली थी। किस कलर की डाई डाली थी? क्रिस्टल वॉयलेट, वायलेट कलर की डाली थी। तो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में किस कलर के नजर आएंगे? पर्पल कलर के नजर आएंगे या वायलेट कलर के नजर आएंगे। ये वाले बैक्टीरिया जिनके अंदर आपने एसीटोन अल्कोहल डाला लेकिन उनके अंदर जो कलर चला गया था, क्रिस्टल वॉयलेट चला गया था, वो बाहर नहीं निकला सेल से, वो वॉश अवे नहीं हुआ, बल्कि बैक्टीरिया ने अपने अंदर वो डाई रिटेन रखी, कलर रखा, अपने अंदर रखा, अपने आप को पर्पल ही रखा, वो वॉश अवे नहीं हुए बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लिया है और वो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स उनकी सेल वॉल में से बाहर नहीं गया, वो धुला नहीं एसीटोन को अल्कोहल को डालने से, ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनको आपने लिया, स्लाइड पे रखा, फायर से गुजारा, आपने उस पर क्रिस्टल वॉयलेट डाली, 1 मिनट इंतजार किया, फिर वॉश किया, फिर आयोडीन डाला, फिर वॉश किया, फिर इंतजार किया 1 मिनट, फिर वॉश किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने डाला एसीटोन अल्कोहल। जब आपने एसीटोन अल्कोहल डाला उसके बाद आपने बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हुआ क्या कि पहले क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स उनके अंदर बन गया था, वो पर्पल कलर के थे, लेकिन जब आपने अल्कोहल और एसीटोन से उनको वॉश कर दिया ना तो पर्पल और पिंक कलर भी उनके अंदर से वॉश हो गया। वो पर्पल और पिंक कलर क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स उनके सेल में से निकल गया, वॉश हो गया अल्कोहल के साथ, एसीटोन के साथ। ये वाले जो बैक्टीरिया हैं इन्होंने इस डाई को रिटेन नहीं रखा, इस कलर को रिटेन नहीं रखा, पर्पल कलर को रिटेन नहीं रखा, क्रिस्टल वॉयलेट डाई को रिटेन नहीं रखा। ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आ रही है बात? ठीक है। जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स अपने अंदर रखा, हुआ क्या, हुआ ये कि जो दोनों बैक्टीरिया है ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इन दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस है, सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस है, बेतहाशा डिफरेंस है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना वो ये है कि दोनों की सेल वॉल मिलकर बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन से। लेकिन ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन की अमाउंट क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की क्वांटिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा होने की वजह से क्रिस्टल वॉयलेट डाला, आयोडीन डाला, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया। जब वॉश करना चाहा तो वो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया सेल वॉल में से बाहर नहीं निकल सका, वॉश अवे नहीं हो सका, बल्कि बैक्टीरिया सेल के अंदर ही रह गया। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से उनकी सेल वॉल पतली नहीं थी, ये नहीं समझना कि पतली थी सेल वॉल,
ये समझना है कि उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पतली थी उसकी निस्बत। तो हुआ क्या कि जब हमने क्रिस्टल वॉइड आयोडीन कॉम्प्लेक्स इनके अंदर भी बन गया, लेकिन जब हमने अल्कोहल से या एसीटोन से वॉश किया तो ये कलर स्टेन भी वॉश हो गया, क्योंकि वो जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थी वो इस कलर को अपने अंदर नहीं रख सकी, बल्कि वो उससे निकाल के ले गई। तो इन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात? अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एक स्टेप और है। क्यों? अब वो तो ट्रांसपेरेंट हो गए, उनमें से तो कलर ही निकल गया सारा ग्राम नेगेटिव वालों में से, तो नजर नहीं आएगा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उनको रंगना तो है ना, कलर तो देना है ना। तो हम एक और डाई डालेंगे जिसका नाम है सैफ्रानिन। क्या नाम है डाई का? सैफ्रानिन। ये सैफ्रानिन इज ऑफ पिंक कलर। अब जो हम डाई डालेंगे उसका नाम क्या है? सैफ्रानिन। ये किस कलर की होती है? पिंक कलर की। तो हमने पहले कौन सी डाई डाली थी? पहले हम डाली थी क्रिस्टल वॉयलेट। कौन सी डाली थी डाई? क्रिस्टल वॉयलेट। तो जो पहले जो डाली है वो होगी प्राइमरी डाई, और जो बाद में डाली है वो होगी सेकेंडरी डाई। ठीक है? प्राइमरी डाई कौन सी थी? क्रिस्टल वॉयलेट। उसके बाद आयोडीन डाला, क्या बन गया? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है? अब ग्राम नेगेटिव तो ट्रांसपेरेंट हो गए, उनमें से तो कलर ही वॉश अवे हो गया सारा, तो उनको रंगने के लिए क्या किया हमने? सेकेंडरी डाई डाली। जो सेकेंडरी डाई पिंक कलर की थी उसका नाम क्या था? सैफ्रानिन। अब जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर के नजर आएंगे? पर्पल कलर के। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस कलर के नजर आएंगे? देखो अब ट्रांसपेरेंट तो नहीं रहे, अब हमने सेकेंडरी डाई डाल दी है उनके अंदर, दूसरी डाई डाल दी है उनके अंदर जो कि पिंक कलर की है, उनको देखना तो है ना। तो उस डाई का नाम क्या है? सैफ्रानिन। बुक में नाम लिखा हुआ लिख लेना। इसलिए वो किस कलर के नजर आएंगे? सैफ्रानिन किस कलर की है? पिंक कलर की। तो वो किस कलर के नजर आएंगे? पिंक। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर के नजर आएंगे माइक्रोस्कोप में? इस पूरी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बाद कुछ बैक्टीरिया जैसे होंगे जो पर्पल कलर के नजर आएंगे। जो बैक्टीरिया पर्पल नजर आ रहा है इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव है, और जो बैक्टीरिया आपको पिंक कलर के नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्क क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव की पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर मोटी है, उसने इस क्रिस्टल वर्ल्ड आयोडीन कॉम्प्लेक्स को वॉश अवे होने नहीं दिया। लेकिन ग्राम नेगेटिव की पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पतली है, वो क्रिस्टल वर्ल्ड आयोडीन कॉम्प्लेक्स वॉश अवे होकर चला गया, इसलिए हमें वो ट्रांसपेरेंट हो गया, इसलिए हमें सेकेंडरी डाई डालनी पड़ी उसके ऊपर, दैट इज सैफ्रन, पिंक कलर की। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग ये पूरी टेक्निक है। इसके बाद आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर के नजर आएंगे? पर्पल कलर के। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस कलर के नजर आएंगे? पिंक कलर के। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिटेन कर लिया, इन्होंने नहीं किया। ग्राम पॉजिटिव प्राइमरी डाई से कलर हुए हैं, ये सेकेंडरी डाई से कलर हुए हैं जो कि सैफ्रनिन है। ग्राम नेगेटिव, इसकी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर मोटी है, इसकी पतली। तो आपको ये भी आ सकता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस कर दें, तो फिर आपने ऊपर वाला पैराग्राफ भी लिखना है और जो बॉक्स बना है वो भी लिखना है। और अगर वो आपको कहता है कि ओनली डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, तो फिर आपने सिर्फ बॉक्स लिखना है। ठीक है? तो अब इसको देखें कि यहां से क्या क्या मैंने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। कहता है जी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन्ड पर्पल, पर्पल कलर का रहेंगे। क्यों? बिकॉज दे रिटेन, वो अपने अंदर रखेंगे कौन सी डाई? प्राइमरी डाई। प्राइमरी डाई कौन सी थी? क्रिस्टल वॉयलेट। प्राइमरी डाई कौन सी थी? क्रिस्टल वॉयलेट। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया इनके अंदर, जो कि वॉश अवे नहीं हुआ सारी ग्राम स्टेनिंग के बाद, इसलिए इन बैक्टीरिया को हमने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो दूसरे वाले बैक्टीरिया हैं दे आर स्टेन्ड पिंक। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन्ड पिंक। क्यों? बिकॉज दे रिटेन सेकेंडरी डाई। प्राइमरी डाई उन्होंने रिटेन नहीं रखी, क्रिस्टल वॉयलेट धुल के चली गई। इन्होंने कौन सी डाई रिटेन रखी अपने अंदर? सैफ्रनिन, दैट इज सेकेंडरी डाई। तो ये हो गया ग्राम पॉजिटिव और ये हो गया ग्राम नेगेटिव। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस देखना है कि क्या क्या केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस। सबसे पहले देखो केमिकल मेकअप, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के पास पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकेन कितना है? 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। यानी अगर एक सेल को ड्राई कर लें, यानी उसमें पानी निकाल दें, यानी पानी निकालने का मतलब है उसको डिहाइड्रेट कर लें, साइटोप्लाज्म को खुश्क कर लें, सेल को बिल्कुल खुश्क कर लें, तो खुश्क करने के बाद अगर एक बैक्टीरियल सेल को तोला जाएगा तो आधा वेट पेप्टिडोग्लाइकेन का है इसका, 50%। 50% ऑफ द ड्राई वेट किसका है? पेप्टिडोग्लाइकेन का, सेल का। ठीक है? लेकिन ग्राम नेगेटिव का क्या? मैंने बताया कि इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर मोटी है, ठीक है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर क्या? थिन। इनका कितना है? 10% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। कहां 50%, कहां 10%? डिफरेंस तो है ना। तो ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की इनमें भी पेप्टिडोग्लाइकेन है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन है, दोनों में है पेप्टिडोग्लाइकेन। तभी तो हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, लेकिन सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन ही, और भी चीजें अभी आज पता चलेंगी हमें। इससे पहले तो हमें यही पता था कि पेप्टिडोग्लाइकेन ही है बस, लेकिन आज देखो जरा ये पेप्टिडोग्लाइकेन कितने परसेंट? 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल ग्राम पॉजिटिव में एंड 10% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम नेगेटिव में। ठीक है? पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा और क्या क्या है ग्राम पॉजिटिव के पास? दो नाम और याद करने हैं, टिकोइक एसिड, लाइपोटिकोइक एसिड। ठीक है? ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और लिपिड्स भी अटैच हैं और उनके केमिकल कंपोजिशन और ये वो सारा कुछ इसमें नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम याद करना है हमने कि क्या क्या नाम है। टेकोइक एसिड, टिकोइक एसिड भी कह सकते हैं, लाइपोटिकोइक एसिड। ठीक है? टिकोइक एसिड, लाइपोटिकोइक एसिड। और चौथा है लिपिड्स, इसके पास भी लिपिड्स हैं, इसके पास भी लिपिड्स हैं। इसके पास लिपिड्स कम है ग्राम पॉजिटिव के पास, कितना है? 1 to 4%। इसके पास लिपिड ज्यादा है थोड़े से, 11 to 12%। ठीक हो गया?
इसके पास टिकोइक लाइपो, इसके पास नहीं है। इनके पास क्या है? इनके पास लाइपोप्रोटीन्स है और लाइपोपोलिसैकेराइड्स है। लाइपोप्रोटीन्स का मतलब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स मिले हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मिले हुए हैं, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स मिले, लाइपोपोलिसैकेराइड्स, ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोपोलिसैकेराइड्स, लिपिड्स। तो इनके पास क्या चार चीजें हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन 10%, लाइपो 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 लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोपोलिसैकेराइड्स, लिपिड्स, तीनों चीजें लिपिड्स है, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लिपिड, ठीक है। इन पेप्टिडोग्लाइकेन लिपिड्स तो होने ही है, दोनों में सेम है, टिकोइक और लाइपोटिकोइक एसिड। समझ में आ गई ये बात? सही। अच्छा, ओवरऑल थिकनेस कितनी है? ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल की थिकनेस कितनी है? इसकी सेल वॉल की थिकनेस है 20 to 80 नैनोमीटर, ठीक है ना। देखो इसकी सेल वॉल मोटी है, ठीक है। इसकी सेल वॉल क्या है? बारीक है, कितनी है? 8 to 11 नैनोमीटर। अच्छा, अब ये मोटी क्यों है? क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ज्यादा है। ये पतली क्यों है? इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन कम है, ठीक है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन, अच्छा देखो मैंने आपको बताया ये बात जो कर रहा है ना, ये सेल वॉल की नहीं है, ये बात सेल मेम्ब्रेन की है, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है दैट इज 2 लेयर्स, बाय लेयर है, तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन होगी और इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है ना, इनमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास आउटर मेम्ब्रेन भी होती है और इनर मेम्ब्रेन भी होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन में ग्राम पॉजिटिव में क्या कह देंगे? नो, नहीं होती, और ग्राम नेगेटिव में क्या कह देंगे? यस, कि होती है, ठीक है। अब चूंकि इनके पास आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, तो इनके पास लेयर्स कितनी हो गई सेल मेम्ब्रेन की? 2। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है? 2। इनके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन है, तो इनकी नंबर ऑफ लेयर्स कितनी हो गई? 1। नंबर ऑफ लेयर्स में ये नहीं समझ लेना कि सर एक लेयर स्लाइम, एक लेयर कैप्सूल, एक लेयर सेल वॉल, 2 लेयर सेल मेम्ब्रेन, 4 होगी, नहीं। सेल मेम्ब्रेन की लेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल की है, लेकिन लेयर्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ लेयर्स सेल मेम्ब्रेन की कितनी है? 1, क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है ग्राम पॉजिटिव में। इनमें लेयर्स कितनी है? 2, क्योंकि इनमें आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। तो आउटर मेम्ब्रेन होगी नहीं ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में होगी। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है? ग्राम पॉजिटिव में 1, ग्राम नेगेटिव में 2। पेप्टिडोग्लाइकेन 50%, पेप्टिडोग्लाइकेन 10%, टिकोइक, लाइपोटिकोइक, लिपिड्स, लाइपोप्रोटीन, लाइपोसोइड, लिपिड्स। लिपिड्स कम है, लिपिड्स ज्यादा है। थिकनेस ये मोटी है 20 to 80 नैनोमीटर, ये पतली है 8 to 11 नैनोमीटर। आउटर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। अगला है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मतलब क्या है? देखो ये अगर आउटर मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल OM, ये इनर मेम्ब्रेन है IM, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। स्पेस को क्या बोलेंगे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अच्छा देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो कहते हैं ना। सेल मेम्ब्रेन को असल में नाम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब इनके पास तो आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं, ग्राम पॉजिटिव के पास तो आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो इनके पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी नहीं होगी। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सम, कि कुछ के पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगी। तो जिनके पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगी उनके पास आउटर मेम्ब्रेन भी होगी। लेकिन मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती और इनके पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी नहीं होती। लेकिन ग्राम नेगेटिव के पास तो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, होती ही होती है, चाहे जो भी हो जाए। तो इनके पास चूंकि आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस इनके पास होगी होगी, प्रेजेंट इन ऑल, सब में होगी। इनमें क्यों लिखा है प्रेजेंट इन सम? कुछ में होगी, इसलिए कुछ में होगी क्योंकि जिनके पास आउटर मेम्ब्रेन होगी उनमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगी, जिनमें नहीं होगी उनमें नहीं होगी, ठीक है। परमिएबिलिटी बताइए, ये ज्यादा परमिएबल है, मोर परमिएबल है, ये लेस परमिएबल है। परमिएबल का मतलब अपने चीजें पास आउट होने दे रहा है, ठीक है, पास इन होने दे रहा है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये हुआ, बच्चे कहते हैं कि सर इसमें 2 लेयर्स हैं, इसमें 1 है, इसमें जो है ना वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी है, ये तो फिर ये तो बड़ा है, तो ये इसको तो फिर सर रिटेन करनी चाहिए थी डाई। भाई लेयर्स की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? पेप्टिडोग्लाइकेन की, और ओवरऑल थिकनेस की वजह से। थिकनेस पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँ पे ज्यादा है 50%। ये पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है मोटी, जो कि 20 to 80 नैनोमीटर मोटी हो गई, और यहाँ पे पतली है, ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को अपने से बाहर जाने नहीं देगी और ये वाली जाने देगी, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया ग्राम पॉजिटिव, हो गया ग्राम नेगेटिव। फायदा क्या है? इतनी क्या खिचकिच डाली हुई है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, क्या फर्क? फायदा ये है कि ना हमारी जो कुछ एंटीबायोटिक्स है ना, वो जो हमने पढ़ी है डिटेल से, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बड़े अच्छे तरीके से मारती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बड़े अच्छे तरीके से मारती हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जो ये इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, तो हम फिर वही वाली एंटीबायोटिक दिमाग में लेके आएंगे और वही वाली एंटीबायोटिक देंगे जो कि उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने की ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी, दूसरी वाली नहीं देंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, हमारे पास कोई गला खराब बुखार जुकाम वाला आता है, हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे, कोई जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव मर जाएगा।
बाहर गोरे ऐसे नहीं करते एंटीबायोटिक्स का यूज। वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन आती है वो उसका स्वैब लेते हैं या ब्लड कल्चर लेते हैं और कल्चर लेके लैब में ग्रो कराते हैं उस बैक्टीरिया को। जब लैब में ग्रो कराते हैं कल्चर में तो टाइम लग जाता है, 10 से 12 दिन 14 दिन का टाइम लग जाता है कल्चर में, लेकिन आप 24 आवर्स के अंदर 12 आवर्स के अंदर अंदर बता सकते हैं कि यार ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है कि नहीं। देखो स्टेनिंग टेक्निक में कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगेंगे स्टेनिंग टेक्निक में, लेकिन लैब में टेस्ट जाएगा, वो आपके लिए तो ना बैठे और भी काम है, तो कह लो कि 12 से 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट दे देंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्राम नेगेटिव है। अब आपके पास रिपोर्ट आ गई है कि यार ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, तो फिर आप वही वाली एंटीबायोटिक्स दोगे जो ग्राम पॉजिटिव को फेवर करती हैं किल करने के लिए, और फिर अगर वो कहता है ग्राम नेगेटिव है तो फिर हम वही एंटीबायोटिक्स देंगे जो ग्राम नेगेटिव को मारने के लिए। इसलिए हमारा बैक्टीरिया को किल करना और ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। देखो हम ऐसे ही बैक्टीरिया को रंगने के लिए नहीं बैठे हुए कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, पर्पल हो गया तालियां, पिंक हो गया, नहीं नहीं लड़कियां कहें नहीं पिंक हमारा फेवरेट है, वो कोई कहेगा नहीं पर्पल हमारा, ऐसे नहीं है। हम चाह रहे हैं इंसानों की जिंदगी बेहतर करना, हम चाह रहे हैं ट्रीटमेंट बेहतर, हमने इन बैक्टीरिया को मारना है, इनसे प्यार नहीं करना। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग इनको मारना है, तो मारने के लिए हमने क्या किया, स्टेनिंग रंगी, थैंक्स टू क्रिश्चियन ग्राम कि उसने बताया कि भाई बैक्टीरिया सेल वॉल, देखो सेल वॉल मैंने बताया था आपको उस दिन के सेल वॉल फारक तो बैक्टीरिया फारक, तो सेल वॉल की बेस पर दो बैक्टीरिया के डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। कौन सा वाला है, कौन से सेल वॉल को तोड़ना है, पॉजिटिव को तोड़ना है कि नेगेटिव को तोड़ना है। एंटीबायोटिक्स का एक्शन डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो कि पॉजिटिव को तोड़ रही है डिफरेंट जगह, इससे बड़ा हेल्प मिलेगी हमें, बहुत फायदा होगा और जल्दी जल्दी हम पेशेंट को ट्रीट कर लेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब देखो कोई शर्त थोड़ी है, टाइम थोड़ी लग गई है कि बैक्टीरिया को कहो भाई ना तो तुम पॉजिटिव में आओ या तुम नेगेटिव में आओ। बैक्टीरिया कहता नहीं आता मैं भाई, मैं ना पॉजिटिव स्ट्रेन लेता हूँ ना नेगेटिव, मैं और तरह का हूँ। फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि ना ग्राम पॉजिटिव में हम कैटेगराइज कर सकते हैं ना नेगेटिव में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो और दूसरे तरीके की हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कहता है सम बैक्टीरिया आर नॉट आइदर नॉट ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव, वो दोनों ही नहीं है, ग्राम पॉजिटिव भी नहीं है ग्राम नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन है दिस इज अ वेरी यूनिक मॉलिक्यूल, ये बड़ा खास मॉलिक्यूल है जो कि पूरे का पूरा मिलके एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना रहा है और पूरे का पूरा ह्यूज मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहा है, दैट इज सेक्यूलस। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन में है क्या, इट इज अ वेरी यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल। पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन, जो मैंने ब्लैक से बनाई है ग्लाइकेन चेन है, ग्लाइकेन ग्लाइको ग्लाइको ग्लूकोज, यानी ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकेन एक पॉलीसेकेराइड है खास तरह की, वो पॉलीसेकेराइड की लंबी लंबी चेन है ग्लाइकेन की, और उसके साथ छोटी छोटी पेप्टाइड चेन्स अटैच हुई हैं। जो मैंने ये ब्लू से बनाई है ये है पेप्टाइड चेन्स, और जो सेंटर से मैंने बनाई है ये है ग्लाइकेन चेन। असल में तो स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका स्ट्रक्चर। जस्ट आपको समझाने के लिए कि लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स होंगी और उनके साथ शॉर्टर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स अटैच हुए होंगे, क्रॉस लिंक हुए होंगे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, तो ये जो बनेगा मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो बुक में क्या लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स हैं और लंबी लंबी ग्लाइकेन की चेन्स हैं। सही, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं, कुछ और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी होंगे साथ में, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो इनको दोनों को नहीं फॉलो करते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिनमें सेल वॉल होती नहीं, माइकोप्लाज्मास। ठीक है, अच्छा अब हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया ना तभी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया ना दो तरह के, एक जो रीसेंट है जो न्यू डिस्कवर हुए हैं वो है यू बैक्टीरिया, और एक है जो पुराने जमाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको बोलते हैं आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो मींस एंशिएंट, जो पुराने जमाने वाले बैक्टीरिया उनको कहते हैं आर्कियो बैक्टीरिया। अब जो आर्कियो बैक्टीरिया है ना, ये याद रखना है कि आर्कियो बैक्टीरिया के सेल वॉल का ना पेप्टिडोग्लाइकेन ही नहीं होता था। यू बैक्टीरिया ने आके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन बनाना शुरू किया, उससे पहले पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता था बैक्टीरिया सेल वॉल में। तो जब आर्कियो बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है तो फिर तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। इनमें क्या होता था, इनमें होता था प्रोटीन्स होती थी, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती थी और पॉलीसेकेराइड्स होती थी। तो ये बातें एमसीक्यू पूछी जाएगी, भाई कौन से बैक्टीरिया के उनका सेल वॉल नहीं है, माइकोप्लाज्मास। क्या सारे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, नहीं, कुछ नहीं है ग्राम पॉजिटिव। कौन से, मोस्टली आर्कियो बैक्टीरिया जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव फॉलो नहीं करते। आर्कियो बैक्टीरिया की क्या खास बात है कि इनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन ही नहीं है। इनके पास फिर क्या है, इनके सेल वॉल में शॉर्ट में आ सकते हैं, इनके पास क्या है, प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं। प्रोटीन्स आपको पता है क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया ग्लाइको, पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड्स आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ना वो हमारी बात है एनवेलप के बारे में कि बैक्टीरिया सेल वॉल, सेल का एनवेलप कैसा, दैट इज आउटर कवरिंग, द आउटर रैपिंग, रैप किया हुआ बैक्टीरिया को, कवर किया हुआ बैक्टीरिया, दैट इज सेल एनवेलप। तीन चीजें, स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फिर हम अंदर चलेंगे इंशाल्लाह और सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे बारी बारी के बैक्टीरिया किस तरह के। ठीक है, अगर आपको लेक्चर की समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।